नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का मॉडल सेट लेकर आया हूँ, वो भी इंटर का 2022 में होने वाले एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, कुछ जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो केमिस्ट्री कितना है, 70 मार्क्स का है और उसके लिए समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट। कुल प्रश्नों की संख्या कहा जाए तो 70 ऑब्जेक्टिव है, 20 लघु है और 6 जो है दीर्घ है, यानी 96 क्वेश्चन है कुल। आइए देखिए, ये कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरुआत होता है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं जैसे रबड़, कौन दोस्तों, रबड़। उसके बाद हो गया प्लास्टिक, उसके बाद हो गया कांच। ये सब जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है P4O10, P4 ग्रेफाइट, प्लास्टिक। तो कौन होगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद रबड़ है, कांच है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित, ठीक है, यानी बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो क्यूब है, जो घनाकार होता है, उसका पिंड केंद्रित अगर पूछे तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या जो होती है वो 2 होती है। कितना होती है? 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? क्रिस्टल। क्रिस्टल घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ ब्रेबस लैटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, यानी घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितना होती है? तो होती है कितना? 3। कितना होती है दोस्तों? 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? विच डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। तो देखिए, घनत्व में कमी की अगर बात कहा जाए तो घनत्व में कमी होती है कब? जब कटायन और अनायन यानी सेम संख्या में आयन जो है वो निकल जाते हैं, कहाँ? अपने क्षेत्र से निकलकर बाहर चले जाते हैं, तो घनत्व में कमी हो जाती है। इस दोष के हम लोग कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? शॉटकी डिफेक्ट। यानी बराबर संख्या में प्लस और माइनस वाले जो आयन्स है वो अपने अंतरकाशीय स्थान से निकलकर बाहर चले जाते हैं, तो उसके घनत्व में कमी हो जाती है। इस प्रकार के उत्पन्न दोष को शॉटकी दोष यानी स्कॉटकी डिफेक्ट कहा जाता है। तो आंसर कौन होगा? बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 मोलरता को व्यक्त करते हैं। मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो मोलरिटी जो है वो व्यक्त करते हैं मोल पर लीटर में। किस में? मोल पर लीटर में। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि विलायक में 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल का कहा जाता है। देखिए, कहता है विलायक कितना है? 1000 ग्राम, ग्लूकोज कितना है? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल का कहा जाता है। उस घोल को क्या कहा जाता है?
तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला बैठाना होगा, मोलालिटी। तो मोलालिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो नंबर ऑफ मोल्स बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। तो नंबर ऑफ मोल्स बैठाना होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या कहते हैं? तो मास बटा मोलिकुलर मास, यानी ग्लूकोज का जो मास है वो 18 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18 ग्राम। और इसका मोलिकुलर मास कितना है? 180। अगर इसको भागा देंगे तो 0.1 होगा। अब 0.1 को बैठाएंगे किसमें? मोलालिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर फॉर्मूला होता है, मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.1। और फिर कहता है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो दिया हुआ है कितना? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1 होगा। अगर इसको भागा देंगे तो 0.1 होगा, यानी 0.1 मोलल आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगी, इसलिए शॉर्ट में बता दिए। ठीक है, 0.1। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। किसी किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो बिले की कणों की संख्या पर। बिले की कणों की संख्या जैसा होगा वैसा गुणधर्म होगा। तो ये गुणधर्म निर्भर करता है किस पर? बिले के कणों की संख्या पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध में व्यक्त किया जाता है? तो किसी विलयन के परासरण दाब को पाई बटा सी बराबर RT में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या है। विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर का मुक्त करती है। तो विद्युत धारा की कौन सी मात्रा जो है वो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त कर देगी? तो वो आंसर जो होगा वो 2 फराइडे। कितना होगा दोस्तों? 2 फराइडे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फराइडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण है? तो प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए जो समीकरण है M बराबर ZCT। M बराबर ZCT। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो सांद्रता घटेगा तो परिवर्तन क्या होगा? तो ऑप्शन है मोलर चालकता बढ़ती है, तो सांद्रता घटेगा तो मोलर चालकता क्या हो जाएगा? वो बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो मरकरी सेल जो है वो प्राथमिक सेल नहीं है। मरकरी क्या है? ये तीनों लैंकलोन सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड संचायक, ये सब प्राथमिक सेल है, जबकि मरकरी सेल जो है वो प्राथमिक सेल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? कौन सा कारक जो है अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रण जो है अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? तो शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल लीटर यूनिवर्स और सेकेंड यूनिवर्स। नेक्स्ट देखिए यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो
इसके 50% पूरा होने में समय कितना लगेगा? तो इसका जो समय लगेगा वो 16 मिनट। कितना मिनट? 16 मिनट। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग के ए टू बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो देखिए अभिक्रिया की कोटि कैसे, तो जितना ए का घात है अब बी का घात है उसको आपस में जोड़ देंगे, यानी ए की घात कितना है तो 2 और बी की घात कितना है तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 = 3, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो 20 से 40 केजी पर मोल। कितना होती है? 20 से 40 केजी पर मोल। नेक्स्ट देखिए, कहता है जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहा जाता है? तो जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च, बेरियम नाइट्रेट। तो स्टार्च जो है वो द्रव से नहीं है, ठीक है, इसलिए ये जो है कोलाइडी विलयन का निर्माण जल में करता है। कौन? स्टार्च। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? तो पायसी कारक कौन है? तो पायसी कारक में होता है जो जल, पायसी कारण कहते किसको है? तो पायसी कारण जो कहते हैं वो जल और तेल को जो मिला देता है। जैसे आपको पता है जल में अगर कोई डीजल तेल, किरोसिन तेल अगर डालेंगे तो इस ऊपर में क्या होता है, ऊपर में तल पर वो छपला जाता है। तो ये दोनों को अगर आपस में मिला देता है तो उसी को कहते हैं पायसी कारण। तो पायसी कारक कौन कौन है? तो आपका साबुन हो गया, जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया, ये आपका पायसी कारक है। तो साबुन, जिलेटिन, गोंद, इसमें क्या है? साबुन, तेल, सोडियम क्लोराइड, जल। तो साबुन आपका हो गया, जिलेटिन भी हो सकता है, गोंद भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो कालामाइन निम्न में से जिंक धातु का अयस्क है। कालामाइन किसका है? जिंक धातु का अयस्क है। नेक्स्ट देखिए, क्या है? मौंड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो मौंड धातु प्रक्रम जो है, मौंड प्रोसेस जो है, उसके द्वारा हम लोग जो शुद्ध करते हैं वो निकेल का रिफाइनिंग करते हैं। किसका? निकेल का, यानी निकेल को रिफाइन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? थर्मोइट विधि में जो है वो अल्मुनियम अभिकारक है। कौन है दोस्तों? अल्मुनियम। क्यों? क्योंकि अल्मुनियम जो है हाई रिएक्टिव मेटल होता है और हाई रिएक्टिव मेटल को लो रिएक्टिव मेटल कर देता है, इसलिए अभिकारक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? तो आपको पता है धातु मल के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो CaSiO3, CaSiO3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है?
तो सबसे कम क्वथनांक वाली देखिए कौन है, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है। तो सबसे कम यानी अगर एटॉमिक नंबर की बात कहा जाए तो हाइड्रोजन होता है उस, और उससे ये जितने भी हैं नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, इस सब का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। इसलिए सबसे कम क्वथनांक वाली अगर गैस है तो हाइड्रोजन है, क्योंकि इस हाइड्रोजन बंधन जो होते हैं इसके बीच का जो वांडर वाल फोर्स होता है वो वीक होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो NH3, H2O, HCl, HF। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, HCl। HCl जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, क्योंकि HCl में जो क्लोरीन का परमाणु होता है वो परमाणु का आकार जो है बड़ा होता है, इसीलिए, और इसका घनत्व कम होता है, इसीलिए ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन जो है और ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो अपर रूप है। क्या है दोस्तों? अपर रूप। ऑक्सीजन का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, O2। और ओजोन क्या है, O3। तो O2 और O3 में देखा जाए तो दोनों क्या है, अपर रूप है, एलोट्रोप्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो द्विभाषमिक अम्ल जो है द्विभाष्म वाला यानी H3PO3 नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए H2PO2। ठीक है, लेकिन दिया हुआ है H3PO2, कहीं इसमें हल्का मिस्टेक है, H2PO2 होना चाहिए, उसके अनुसार ऑप्शन बी होना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन 3 बंधन है, यहाँ 2 होना चाहिए। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्व कहाँ होते हैं? तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक में होते हैं, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो इस डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्या चीज़, ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है, अलग अलग, इसीलिए ये इसे संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? तो निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? संक्रमण तत्व का युग्म कौन है? तो कॉपर और फेरस जो है वो संक्रमण तत्व के युग्म है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्रोमियम, यानी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 24 देखिए, ऑर्गन कितना होता है, 18, और D5 है, तो 18 5 कितना हुआ, 18 और 5 23, और S1 तो 23 या 1 24, यानी ऑप्शन नंबर बी। जेड जो है 24 है। देखिए ऑर्गन 18 ना लिख करके ऑर्गन दे दिए हैं, तो 18 ये हो गया, और 5 डी वाला और एस 1 वाला, तो 5 1 6, 18 और 6 24, टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 जो है इस रूप में टूटता है, किसका, क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में क्रमबद्ध रूप से भरता है लेथेनाइड में। किसमें? लेथेनाइड में। नेक्स्ट देखिए ये कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसमें Fe यानी सेंट्रल मेटल आइटम है, उसका ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। तो ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग निकालते कैसे, तो F को X मानते हैं, क्या मानते हैं, X, और साइनाइड कितना है, 6, और जो ऊपर में है उसको
जो माइनस में है वो उधर रखते हैं। अब अगर इसको डील करेंगे तो कितना होगा, +3। कितना होगा आंसर, +3। ये +3 हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 34 में इस जो है इसका प्रसंकरण क्या है, यानी देखिए CuNH3 4, NH3 जो है सराउंडिंग आइटम है, इसे लीजेंड कहा जाता है, और जो बीच में है उसे सेंट्रल मेटल आइटम कहा जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, NH3 जो है वो लीजेंड जो है वो वीक लीजेंड है, जिसके वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो DsP2 होता है। क्या होता है दोस्तों, DsP2। नेक्स्ट देखिए 35 में विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। B12 किस में रहता है, तो कोबाल्ट में। किस में, कोबाल्ट में। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है, माने चतुष्फलकीय नहीं है। तो चतुष्फलकीय जो है इसमें वो इसका नहीं है, इसका आकार जो है वो चतुष्फलकीय नहीं है। बाकी ये तीनों का क्या है, चतुष्फलकीय है, यानी टेट्राहेड्रल है। नेक्स्ट देखिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या होता है, तो इथाइल है। इथाइल अगर सोडियम धातु से शुष्क ईथर में, ड्राई ईथर में अगर अभिक्रिया कराएंगे तो जो एक कार्बन होगा 2 कार्बन बदल जाएगा, जो 2 रहेगा वो 4 में। एथिल है तो एथिल मतलब 2 कार्बन, इथाइल मतलब 2 कार्बन, तो ये 4 कार्बन में बदल जाएगा। 4 कार्बन किसे कहेंगे, तो इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, यानी मेथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, यानी ब्यूटाइल में बदल जाएगा, अर्थात ब्यूटेन में, यानी 4 कार्बन वाला में बदल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचेतक के रूप में होता है, तो इसमें जो है वो क्लोरोफॉर्म डाइथाइल, दो गो का जो है वो निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का होता है और डाई इथाइल ईथर का होता है। तो डाई इथाइल ईथर तो नहीं है, सिर्फ क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म को ही हम लोग ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए 39 में निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है, तो क्लोरल का अनुसूत्र जो है वो टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और अल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर कौन बना है, तो CCl3CHO यानी O, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए जब मिथाइल अल्कोहल और क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा यौगिक बनता है, तो जब मिथाइल अल्कोहल को इससे अभिक्रिया कराएंगे तो मीथेन बनेगा। क्या बनेगा, मीथेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है, तो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शन करने वाले कहते हैं CnH2n+2O, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है, यानी एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल इज कौन है, तो ये है डाई मेथाइल ईथर, यानी डाई मेथिल ईथर। क्या है दोस्तों, डाई मेथिल ईथर। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में ल्यूकस अभिकर्मक कौन है, तो ल्यूकस अभिकर्मक जो है
ओ ए है, यानी जिंक क्लोराइड का अजलीय विलयन यानी जलीय नहीं होना चाहिए, और ACl का सांद्र विलयन है। ये क्या है? ल्यूकस अभिकर्मक है। नेक्स्ट देखिए, क्या है? रिएक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है। रिएक्टिफाइड स्पिरिट में कितना प्रतिशत अल्कोहल रहता है? तो 95.5% अल्कोहल। कितना? 95.5% अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है। इसका ऑप्शन होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का कितना सूत्र होता है? CnH2n+2O। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? तो एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एसीटोन। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो एथोनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, यानी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशील का सही क्रम है। इसका सही क्रम कौन है? तो इसका सही क्रम जो होगा वो C होगा। सबसे पहले ये वाला फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर होगा ये, और थर्ड नंबर होगा ये। क्रियाशीलता का सही क्रम है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता है? तो कार्बोक्सिलिक समूह जो है मेथोनोइक अम्ल में होता है, इथेनोइक अम्ल में होता है, बेंजोनोइक अम्ल में होता है। कार्बोजिलिक ग्रुप वो भी करता है COOH, लेकिन किस में नहीं होता है? पिक्रिक अम्ल में, यानी पिक्रिक एसिड में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, मोनो कार्बोजिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समूह है? तो मोनो कार्बोजिलिक एसिड। तो मोनो कार्बोजिलिक एसिड जो है वो निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समूह है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखिए, 51 का, निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मिक अल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से। किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है। क्या बनता है? तो जब फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है दोस्तों? तो ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, 53, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। तो प्राइमरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक है वो NH2 है, क्योंकि NH2 में एक H हटकर दूसरा चीज लग सकता है। ठीक है, इसीलिए NH2 है।
नेक्स्ट देखिए, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। तो एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है दोस्तों? इथाइल अल्कोहल C2H5OH। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 या NaOH से कराने पर क्या होता है? तो एसिटामाइड की अगर अभिक्रिया Br2 से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो बनता है मिथाइल एमीन। क्या बनता है? मिथाइल एमीन। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें आइसोलेशन संभव है? तो निम्नलिखित में किसमें आइसोलेशन संभव है? तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। किसमें? प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सबसे अधिक मीठा क्या है? तो सबसे अधिक मीठा जो है वो फ्रुक्टोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज सबसे अधिक मीठा है। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्टेरॉयड से संबंधित है। स्टेरॉयड से संबंधित क्या है? तो विटामिन डी। कौन है? विटामिन डी स्टेरॉयड से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? शरीर द्वारा क्या नहीं बनाया जाता है? तो विटामिन। विटामिन जो शरीर द्वारा नहीं बनाया, हार्मोन, प्रोटीन और एंजाइम सब बनता है, विटामिन नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, डीएनए और आरएनए में समान भस्म है। तो डीएनए और आरएनए में क्या क्या समान है? तो डीएनए और आरएनए में बी ऑप्शन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। देखिए आरएनए में एक चीज़ अलग हो जाता है, यूरासिल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों? थायमिन के जगह में यूरासिल। लेकिन गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन ये जो है दोनों में सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है? तो पीवीसी का एकलक जो है वो विनाइल क्लोराइड है। कौन है दोस्तों? विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्या है? तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया क्या कहा जाता है? तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो उसको कहते हैं गंधकीकरण। ठीक है, सल्फर को गंधकी कहते हैं, तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो क्या कहेंगे? गंधकीकरण। क्या कहेंगे दोस्तों? गंधकीकरण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, कहता है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक जो है उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन है। कौन है दोस्तों? उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो ब्यूना एस जो है वो बहुलक किसका है? तो ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन का, ब्यूटाडाइन एवं अस्टाइरिन का बहुलक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, कहता है निम्न में से कौन जो है कृत्रिम मीठा भी करता है? निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? कौन जो है मानव द्वारा बनाया गया है मीठा चीज है? तो सैकरिन भी है, एस्पार्टेम भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है, यानी इनमें से सभी है। कौन होगा दोस्तों? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66, वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो बेलियम जो है वो दवा, बेलियम का उपयोग जो है बेहोशी के दवा के रूप में होता है। किसके रूप में? बेहोशी के दवा के रूप में। ऑपरेशन करने से पहले मरीज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? तो रासायनिक रूप में एस्पिरिन जो है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक
एसिड है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। एंटीसेप्टिक मतलब क्रीम के रूप में होता है, तो फिनॉल का। किसका होता है दोस्तों, फिनॉल का। नेक्स्ट देखिए, अंतिम पहुंच गए हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसमें ये CO समूह उपस्थित होता है। तो यह जो समूह होता है वो कीटोन में होता है। किस में होता है, कीटोन में। और अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है। तो वैसा कार्बन जो टर्सरी कार्बन है, जो वैसा कार्बन जो 3 अनदर कार्बन से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, उसे टर्सरी कार्बन कहते हैं। और उसको पर अल्कोहल रहेगा तो टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी। ये कार्बन जो है, यह अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इसे टर्सरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।